जितना हुआ है आपने रिवीजन कर लिया होगा। मैंने एक ट्रांजेक्शन समझाया था आपको, राइट? मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन समझाया था और आई होप सो आपने ट्रांजेक्शन्स करे भी होंगे, है ना? मैंने आपको ट्रांजेक्शन समझाया कि कोई भी एंट्री हो, कैसे भी एंट्री हो, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगी। एक एसेट्स को डेबिट करेगी या एक दूसरी एसेट्स को भी क्रेडिट कर सकती है या कोई दूसरी लायबिलिटी को भी क्रेडिट कर सकती है। मैं आपको पूछूं मैं आपको पूछूं एक एंट्री देता हूं, बैंक लोन रिसीव्ड $10,000 इन आर बैंक अकाउंट। ठीक है, मुझे इसको इसका बताओ पहले कि इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री बताओ कि मुझे बैंक लोन मिला, बैंक लोन अप्लाई करा था अपन ने और हमें वो मिल चुका है। तो बैंक लोन रिसीव्ड $10,000 इन आर बैंक अकाउंट, ये हमारे बैंक अकाउंट में $10,000 क्रेडिट हो गया है। तो सबसे पहले मुझे बता दो इसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले मुझे बता दो इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी से। सबसे पहले बता दो इसकी एंट्री क्या होगी। हाँ विजय, बैंक लोन हमें मिला है, सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी? तो सर एंट्री देखो इस तरीके से करेंगे, हम फालतू में रट के तो रखेंगे नहीं। सर बैंक लोन, एक हमने बैंक में लोन अप्लाई करा था तो वो मिल गया, तो बैंक हमारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, बैंक हमारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। और कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर आपको क्या मिला है? अपना 10,000 बैंक में पैसा मिला है, तो आपको होगा सर कैश रिसीव्ड। आपको मिला है कैश रिसीव्ड, और कैश रिसीव्ड इज योर रियल अकाउंट, हाँ सर। पर्सनल अकाउंट का थंब रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का थंब रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का थंब रूल क्या था? सर पर्सनल अकाउंट का थंब रूल था रिसीवर द डेबिट गिवर द क्रेडिट। इसमें ये रिसीवर है या गिवर है? बैंक। तो सर ये तो बैंक हमें पैसा दे रही है तो वो तो गिवर है, तो वो क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टू बैंक लोन, और अपन वापस उसको चुकाना पड़ेगा तो हमारे लिए वो होगी लाइबिलिटी, हो जाएगी लाइबिलिटी। ठीक है, तो बैंक लोन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 10,000, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा बैंक लोन लाइबिलिटी $10,000। केस आपको मिला है, तो केस मिला है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का थंब रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का थंब रूल क्या होता है? व्हाट्स कम्स डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या आ रहा है? डेबिट करो। तो केस आ रहा है तो आप कह दो कि सर केस अकाउंट डेबिट हमारे लिए क्या हो जाएगा? $10,000। ये एंट्री इस तरीके से हम पास करने वाले हैं। ठीक है, इसका यदि आप नरेशन देना चाहो तो दे दो, बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, कि भाई आपको बैंक लोन मिला है, ये आपका नरेशन हो गया। अब मैं आपको पूछूं, जब आप अपना यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हो तो इसमें लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या लायबिलिटी इंक्रीज होगी या एसेट इंक्रीज होगी, या लायबिलिटी डिक्रीज होगी या एसेट डिक्रीज होगी? जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। एसेट इंक्रीज होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। यहाँ पर हमारी टोटल एसेट्स होती है, इसका आपको कोई पूछे कि इफेक्ट बताओ। लायबिलिटी, एसेट्स इंक्रीज होगी नहीं होगी, ये बताओ। एसेट्स इंक्रीज होगी या नहीं होगी? टोटल एसेट्स इंक्रीज होगी या नहीं होगी? यस सर होगी। ठीक है, विजय बताओ क्यों होगी, क्या रीजन है, क्यों होगी यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज क्यों होगी, ये बताओ क्या कारण है। और एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स इंक्रीज होगी ये भी बता दो। सर कैश एसेट्स होती है, बहुत बढ़िया, कि सर कैश आएगी तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको 10,000 $10,000 जो आया है वो आपको बैंक में आया है, तो आप बोलोगे सर हमारी कैश इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, चलो टोटल एसेट्स के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या नॉन करंट एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? क्या नॉन करंट एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज यस या नो विजय। आंसर इज यस या नो, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी बता दो। सर नहीं पड़ेगा, क्यों? कि सर जो केस है ना वो करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स के ऊपर ही फर्क पड़ेगा, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर
फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लायबिलिटी साइड में भी आपका कोई चेंजेस होगा क्या? क्या लायबिलिटी साइड में भी आपका कोई चेंजेस होगा क्या? आंसर इज यस सर, चेंजेस होगा। कितने डॉलर से चेंजेस होगा ये भी बता दो। कितने डॉलर से चेंजेस होगा ये भी बता दो। कितने डॉलर से चेंजेस होगा सर? $10,000 से चेंजेस होगा। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो लाइबिलिटी है, ये जो $10,000 है, ये आने वाले 5 साल बाद में हमें पेमेंट करना है। तो क्या करंट लाइबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा या नॉन करंट लाइबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा? ये कोई बता देगा मुझे? सर ये करंट लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा या नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा? सर ये नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर, एनसीए नहीं, नॉन करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी, एल लिखना है। नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा सर, करंट लायबिलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर टोटल लायबिलिटी जो होगी उसके ऊपर तो जरूर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। 10,000, बस इसी को समझ गए ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ट्रांजेक्शन्स होने से हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी। चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। उसका आप मुझे इतना ही लिख के बताना कि एसेट्स इंक्रीज होगी या एसेट डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। दैट्स इट, इतना ही मुझे बताना है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एनिक्स कनेक्शन, computer purchase from Enix connection $25,000 in 45 days credit period। चलो मुझे बताओ इसका, यहाँ पर मुझे बताओ सिर्फ इतना, पहले तो एंट्री करके बता दो इसकी। एक तो जनरल एंट्री बतानी है, एक तो जनरल एंट्री बतानी है, और एक बताना है इफेक्ट। इफेक्ट क्या होगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ एसेट्स और यहाँ मैं लिख रहा हूँ लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और उसका नाम बताना है कौन सा एसेट्स या कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। फटाफट कैलकुलेट करो, फटाफट जल्दी से जल्दी बता दो मुझे। विद इन 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 2 मिनट्स का टाइम है, सोच समझ के। ठीक है, 2 मिनट्स का टाइम है, सोच समझ के जल्दी से कंप्लीट करो। दिखावा आपका कि चलो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कि हमने सिर्फ कंप्यूटर को डेबिट करा है, तो बहुत बढ़िया। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको सब पता है, तो डायरेक्टली हमने डाला कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ये हमारी एसेट्स है, ये डेबिट होगी $25,000 से, और क्रेडिट हो जाएगा क्या? फिर आपने क्रेडिट किसको डाला है कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और सुरेश कह रहा है टू एनिक्स कनेक्शंस अकाउंट। बहुत बढ़िया, एनिक्स कनेक्शन हमारी एक लाइबिलिटी बन जाएगी जिसको हमें पेमेंट करना है कब तक? 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब आता है कि सर नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज होगा और करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। कि सर ये हमारे जो एसेट्स है, ये जो कंप्यूटर है, ये हमारा नॉन कंट्रोलिंग, नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, और यहाँ पर उसको इंक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि सर ये करंट लाइबिलिटी, ये हमारी करंट लाइबिलिटी में जाएगा और इसको इंक्रीज करेगा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक है, और विजय ने क्या लिखा है? टू, यहाँ पे केस लोन, हाँ मतलब ये लोन की तरह ही है, लेकिन विजय हमें यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा, किसका था? एसेट्स और लाइबिलिटी बोथ आर इंक्रीज। बहुत बढ़िया। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, ये जो विजय, ये जो कंप्यूटर, ये करंट एसेट्स होती है या करंट नॉन करंट एसेट्स होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये करंट एसेट्स होती है या नॉन करंट एसेट्स होती है? जल्दी जल्दी विजय, जल्दी। सर नॉन करंट एसेट्स होती है, तो बताओ करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया, नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज? नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए सर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो इन चीजों का। चलो मैं अब आपको एक थोड़ा सा ना ट्रिकी देता हूँ, थोड़ा एक ट्रिकी दूं, है ना, थोड़ा ट्रिकी दूं। ओके, चलो फिर ठीक है सर, हमें आप थोड़ा सा ट्रिकी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं डिविडेंड,
डिक्लेयर $2 पर शेयर एंड आउटस्टैंडिंग, इसको हम क्या लिखते हैं, आप लिख लो, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000, आउटस्टैंडिंग सेट 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। थोड़ा सा ट्रिकी है, सोच के देखो क्या हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी है, सोच के देखो क्या हो सकता है। सर ये थोड़ा सा ट्रिकी रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। चलो ठीक है, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, यदि आप रिलायंस कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हो, रिलायंस कंपनी का यदि एक भी शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक हो। हाँ सर, ये तो हमें पहले से पता है, हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। फिर अब जब मालिक बन जाते हो तो रिलायंस कंपनी आपको कुछ ना कुछ पैसा देती है, ठीक है। वो पैसा देती है, जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, उस प्रॉफिट में से आपका भी हिस्सा कुछ होता है। और जब कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद यदि आपको उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा देती है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड देना, उसको बोलते हैं डिविडेंड देना। क्योंकि देखो ये मालिक है ना भाई, सिंपल सी बात है, आपने कंपनी का एक शेयर भी खरीदा है तो कंपनी का आप मालिक हो, लेकिन आप कोई सैलरी नहीं ले रहे हो वहाँ से, ना ही कोई रेमुनरेशन आ रहा है आपको। तो सर आपने एक कंपनी में शेयर खरीदा तो इसी इंटरेस्ट से खरीदा है कि मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, और कंपनी जो प्रॉफिट कमाए उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी मिले। तो वो जो थोड़ा बहुत हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड देना, उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड देना होता है, ठीक है। अब देखो, डिविडेंड जब मान लो कि आपने कंपनी का शेयर खरीदा, शेयर खरीदा तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है, उसके बाद में मुकेश बाबा रखता है एक मीटिंग, मुकेश बाबा एक रखता है मीटिंग, ठीक है। और मीटिंग की डेट क्या है कि यहाँ पे डाल दो कि मीटिंग की डेट है सर हमारी यहाँ पे 20 सितंबर 2024, कि सर मीटिंग होगी 20 सितंबर 2024, हाँ। इसमें आप जाओ या ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे आप जा सकते हो क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो, और आपके पास एक नोटिस आएगा कि आप एक मीटिंग हो रही है बॉम्बे में 20 सितंबर 2024 को, एक जगह का नाम भी होगा, आप वहां खुद जा सकते हो उसके अंदर डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर वो मीटिंग हो रही है, आप वहां चले गए सपोज करो। अब मुकेश बाबा यहाँ पे बोलता है कि भाइयों और बहनों, ठीक है, भाइयों और बहनों, जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसे ही मुकेश बाबा ने बोला कि जिनके पास एक शेर है, जिनके पास एक शेर है, उसको हम $2 यहाँ पर उसको एज ए डिविडेंड देने वाले हैं, $2 हम उसको एज ए डिविडेंड देने वाले हैं, जिसके पास एक शेर है। यदि किसी ने 10 शेयर खरीद रखे हैं तो सर वो कहेगा ना कि भाई जिनके पास एक शेयर है उसको 2 मिलेगा, तो जिसके पास 10 शेयर है उसको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा डिविडेंड, सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता है सर। तो जिसके पास एक शेयर है उसको ₹2 एज ए डिविडेंड मिलेगा, या $2 एज ए डिविडेंड मिलेगा, हाँ, ठीक है, ये डिविडेंड मिलेगा। अब ये तो मीटिंग हो रही है, ठीक है, ये तो मीटिंग हुई थी। तो जब मीटिंग में वो ना बातें कर रहा है ना कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, एक शेयर के बदले ₹2 देंगे, मतलब वो बेटा बेटा यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है ना। वो डिक्लेयर कर रहा है कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि 20 सितंबर 2024 आज के दिन, कि जिनके पास एक शेयर है उसको ₹2 डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन डेट। इसको आप बोल सकते हो सर डिक्लेरेशन डेट, इसको हम बोल सकते हैं सर डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। इस दिन हमारा डिक्लेयर हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये कहता है कि 20 सितंबर 2024 को मैं डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि हमारे शेयर कितने आउटस्टैंडिंग है, 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो एटलीस्ट ये कंपनी कितना पैसा देगी एज ए डिविडेंड, तो 10,000 शेयर यदि पेंडिंग है तो ₹2 के हिसाब से सर वो ₹20,000 देगी, ठीक है। वो कितना देगी सर, वो ₹20,000 अपना एज ए डिविडेंड देगी, ठीक है। ये डिक्लेयर कर रही है, ये कहती है कि ₹20,000 हम उस दिन जिनके पास शेयर होंगे
उनको डिविडेंड मिलेंगे और वो दिन डिसाइड किया जाता है 30 सितंबर 2024। इस दिन आपके पास एक शेयर होगा तो उसके ऊपर आपको 2 रुपए मिलेंगे। इस दिन की बात कर रहा है, ये तो डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप मीटिंग में जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बोलेगा आप यहाँ पे सुन के आ जाओ, बट ये कहेगा कि 31 सितंबर को या 30 सितंबर, सॉरी 31 सितंबर होता नहीं ना, तो 30 सितंबर को आपके पास एक भी शेयर हाउस है कंपनी का तो आपको 2 रुपए मिलेंगे। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड डेट। कि सर इस दिन का रिकॉर्ड देखेंगे, इस दिन का हम रिकॉर्ड देखेंगे किन किन के पास कितने कितने शेयर है। सर इस दिन हमें पता चला कि एक सुरेश नाम का बंदा है जिसके पास यहाँ पे 5,000 शेयर है, और यहाँ पर एक विजय नाम का बंदा है, विजय नाम का बंदा है जिसके पास 2,000 शेयर है। 5,000 छोड़ो, एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे मुकेश बाबा, चलो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर जैसे मुकेश बाबा खुद को बता देते हैं कि उसके पास टोटल मिला के 3,000 शेयर है। ठीक है, तो सुरेश, विजय और मुकेश बाबा, ये इतने इतने शेयर हो गए। हाँ सर, सुरेश को डिविडेंड मिलेगा? बोले हाँ, सुरेश के पास इस दिन 5,000 शेयर थे, विजय के पास इस दिन 2,000 शेयर थे, और मुकेश बाबा के पास भी 3,000 शेयर थे। ये डेट की बात कर रहे हैं। तो इस डेट के ऊपर मान लो कि अपन को पता चल गया ये शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि चलो हमने ये डेट तो कर दी है फिक्स कि इस दिन होना चाहिए, अब हम वो पेमेंट करेंगे ना आपको, एक्चुअल में वो करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2024 को आपके बैंक में क्रेडिट कर देंगे। ये पैसा हम आपके बैंक में क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट करोगे तो इसको बोलते हैं पेमेंट डेट, इसको बोलते हैं पेमेंट डेट, इसको बोलते हैं पेमेंट डेट। यदि आपने किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीदा है ना, तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले वो डिक्लेयर करेगी, फिर आपको रिकॉर्ड करेगी, और फिर आपके बैंक में पैसा डालेगी। 3 स्टेप होता है। आप अपने सीनियर्स को पूछना कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है या डिविडेंड जब डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो उसका पहले क्या हायरार्की होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो वो बताएंगे आपको कि सर जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है या जो आपको डिविडेंड मिलता है उसका एक हायरार्की होती है। सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद में डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। 3 होता है। पूछना, इंक्वायरी करना उनको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कि 3 तरीके से डिविडेंड यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो सर ये 3 बातें तो हमें समझ में आ गई। 5 दिन बाद क्यों किया, उसी दिन ही क्यों नहीं किया? देखो ये रूल्स है, ये रूल्स होता है ना, ऐसा नहीं है। ये 5 दिन का नाम नहीं लिया मैंने, कोई यहाँ पे 5 दिन से डेट फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, उनकी मर्जी। अपन कुछ फिक्स नहीं कर सकते। वो ये थोड़ी कहेंगे हम 20 सितंबर को, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि 20 सितंबर को मीटिंग हुई थी, 30 सितंबर को जिनके पास शेयर है उनको देंगे। देखो एक दिन में सारा डेटा ट्रैक करना मुश्किल है ना भाई, एक दिन में सारा डेटा। अभी तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, अब दे रहा है तो इमीडिएटली फिर ऐसा थोड़ी है कि उसी टाइम सर इनको पैसे दे के भेज दो। फिर तो जब बैंक में क्यों देना, जब वो मीटिंग में आ रहे हैं तभी दे दो उनको कि 2-2 रुपए के 2-2 रुपए ले जाओ रे भाई आप आपके अपने अपने। ऐसा नहीं होता है, ये रूल्स होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो डेट यहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये डेट भी कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको डेट यहाँ पे इस तरीके से देना पड़ेगा। कंपनी डिसाइड करती है, जिस दिन मुकेश बाबा फ्री है उस दिन मीटिंग रख लेगा, जिस दिन उनके अकाउंटेंट फ्री है उस दिन वो डेट ऑफ रिकॉर्ड रख लेंगे, और जिस दिन उनका सीए वी है या कोई मैनेजर सीएमए वगैरह जो भी किया हुआ है वो फ्री है, जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर को संभालता है, तो वो उस दिन पेमेंट डाल देगा इनको। मतलब डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये कोई डेट फिक्स नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यहाँ होती है कि जब मुकेश बाबा है ना डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, जब मुकेश बाबा डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, तो उनके साथ में आप लोग चले जाते हो। आप लोग कौन? सर कंपनी के मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर चला जाता है यहाँ पे। कंपनी के पास फाइनेंस मैनेजर तो रहेगा रहेगा, क्योंकि आप डिविडेंड देने जा रहे हो तो फाइनेंस मैनेजर तो साथ में रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही मुकेश बाबा कहेगा कि एक शेयर के बदले हम 2 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, तो फाइनेंस मैनेजर एक फ़ोन करेगा अपने अकाउंटेंट को कि बेटा मुकेश बाबा ने ना कुछ उल्टा काम कर दिया है, अब एंट्री पास कर दो, एंट्री पास कर दो। तो ये बोलता है कि ठीक है, कौन सी डेट को करें सर? तो बोलता है आज की डेट पे 20/9/2024 पे एक एंट्री पास कर दो। और क्या पास कर दो? कि अभी हम डिविडेंड देंगे। देखो आज 20 तारीख है और डिविडेंड एक्चुअल में हम कब देंगे उनको?
6 तारीख को या 7 तारीख को देंगे, तो पेंडिंग रहेगा डिविडेंड, मतलब हमारी लाइबिलिटी है डिविडेंड देना। तो आप कहोगे सर कि जो भी हमारी लाइबिलिटी होती है वो हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे दिखा दोगे किस नाम से कि सर अभी डिविडेंड पेबल, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड पेबल है, कितना रुपए पेबल है। तो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर थे हमारे पास, और 2 रुपए हम एक शेयर के बदले दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर $20 हम यहाँ पे डिविडेंड देने वाले हैं, लाइबिलिटी है हमारी। ओके, फाइनेंस मैनेजर को अकाउंटेंट ने पूछा कि सर ये पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसा आएगा कहाँ से, तो उसने इतना ही हिंट देके छोड़ दिया कि बेटा अब ये पैसा है ना कोई कैश वैश में नहीं, ये अपना गल्ला पड़ा है ना उस गल्ले में से निकाल लो। अब कोई मुझे बताएगा गल्ले का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गल्ले में से कैसे निकालोगे, गल्ले में से कैसे निकालोगे बाहर, जल्दी विजय, जल्दी जल्दी। डिविडेंड पेबल जो होगा, क्योंकि देखो एटलीस्ट जिस कंपनी में हमने प्रॉफिट अर्न करा है वो प्रॉफिट कहीं एक गल्ले में जाके सेव हो रहा है, और उसी उसी का पार्ट हम वापस अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा गल्ले का नाम क्या था, अपन ने जो गल्ला पढ़ा था कि सर सारा प्रॉफिट एक गल्ले में डाल देंगे, वो गल्ला कौन सा है, कोई मुझे बताएगा उस गल्ले का क्या नाम है। सर उस गल्ले का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। हाँ, तो गल्ले में से आप पैसे निकाल लोगे, इसका मतलब गल्ला खाली होगा थोड़ा बहुत, भाई गल्ला खाली होगा, तो गल्ला खाली होगा तो आप कहोगे सर थोड़े बहुत कम हो गए, तो गल्ले का बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड में आता है। तो अब यहाँ पे हम रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये डेबिट कर दिया और $20,000 से ये हमारे पास आ गया। ये हम डेट उस डेट के ऊपर पास करेंगे जिस दिन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि बताओ $10,000 डिविडेंड, 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए डिविडेंड दिया, और डिविडेंड देने की प्रोसेस क्या होगी। और अब एक बात बताओ कि कौन सी डेट के ऊपर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और अभी आप पढ़ोगे ना आगे कि क्या इफेक्ट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। सर यहाँ पर है ना, यहाँ पर रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट और टू डिविडेंड पेबल, ये एंट्री पास कर देगा। इसका मतलब पता है क्या है कि रिटेन अर्निंग से हमने 20,000 रुपये निकाले, गले में से पैसे निकाले, और डिविडेंड वालों को हम पेमेंट करेंगे, और अभी किया नहीं है, हम करेंगे। 20 तारीख को पेमेंट थोड़ी कर दिया अपन ने, नहीं सर, हम पेमेंट तो अगले आने वाले 5-10 दिन बाद में करेंगे। तो ये डिविडेंड पेबल की एंट्री में चला जाएगा, इस तरीके से वो पहली एंट्री पास करेंगे। हाँ, अब देखो रिटेन्ड अर्निंग होता है, वो शेयर होल्डर का पार्ट होता है, वो शेयर होल्डर का पार्ट होता है, शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट होता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये शेयर होल्डर का पार्ट होता है। हाँ सर, शेयर होल्डर अपने आप में खुद कहाँ दिखाते हैं हम, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको दिखाते हैं। यस सर, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और आपका जो डिविडेंड पेबल होता है, आप किसी को, जैसे मान लो कि यहाँ मुकेश बाबा ने डिक्लेयर करा, तो ये मुकेश बाबा इसका पेमेंट करेगा, किसको करेगा, इन 10,000 शेयर को करेगा। 10,000 शेयर जो होल्ड करके बैठे हैं कौन कौन, सुरेश, विजय और मुकेश बाबा खुद। तो सर ये तो फिर डिविडेंड पेबल कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गई, अंडरस्टैंड, डिविडेंड पेबल कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गई। तो जो डिविडेंड पेबल है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी लाइबिलिटी हो गई। और ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट की जाती है उस लाइबिलिटी को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। और एक बात बताओ, डिविडेंड हम कितने दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। सर आपको पता है कि डिविडेंड यदि 20 तारीख को डिक्लेयर हुआ है तो हमें पता है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर इसका पेमेंट करना है। तो सर ये तो फिर करंट लाइबिलिटी हो गई। हाँ सर, तो ये भी हमारे लाइबिलिटी साइड में आएगा, ये भी हमारे लाइबिलिटी साइड में आएगा। अब मैं आपको पूछूं, बताओ टोटल लाइबिलिटी साइड, जो टोटल लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं इस तरीके से ये वाली, और यहाँ एसेट्स दिखाते हैं। मुझे बताओ टोटल लाइबिलिटी या टोटल शेयर होल्डर की जो टोटल आएगी नीचे, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या। टोटल जो लाइबिलिटी साइड होती है ना, अपन जैसे बनाते हैं ना, ये बैलेंस शीट हो गया, तो ये हमारे पास लाइबिलिटी हो गई और ये हमारी एसेट्स हो गई। और यहाँ पर इनकी टोटल में, इसकी टोटल में कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि देखो ये एंट्री है ना, ये एंट्री सिर्फ लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रही है,
ये एंट्री सिर्फ लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, तो बताओ ये एंट्री सिर्फ लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, तो इसकी टोटल में फर्क आएगा क्या? इसके टोटल में फर्क आएगा क्या, जल्दी से बता दो मुझे कोई। सुरेश कह रहा है सर आएगा। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि चलो ठीक है, कि यहाँ पर आप कह रहे हो सर 20,000, 20,000 का फर्क आएगा, 20,000 का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जल्दी से बता दो। टोटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जल्दी बता दो, ये तो बता दो कोई मेरे को कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके सर डिक्रीज होगा, सर डिक्रीज होगा, चलो ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसकी टोटल है मान लो 1 लाख, और जब ये 1 लाख है तो डेफिनेटली ये भी 1 लाख होगी एसेट्स, क्योंकि दोनों साइड टोटल बराबर होनी चाहिए एसेट्स की, बैलेंस शीट की। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर रखा है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए। हाँ सर, ये 20,000 है, वो डिक्लेयर जो हमने करा है वो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करके कितने तक लेके आएगा सर, वो 80,000 रुपये तक लेके आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अब क्या यहाँ पर एसेट्स में 80,000 आएंगे या 1 लाख आएगा, अब बताओ तुम। 80,000 आएंगे या 1 लाख आएंगे, अब बताओ। ओके कह रहे हैं 80,000 आएगा, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये 80,000 आएगा और यहाँ पर भी 80,000 आएगा। कुछ कह रहे हैं 1 लाख आएगा। मैं पूछ रहा हूँ जो 1 लाख बताया है वो बताओ कि यहाँ 80,000 आएगा, ये तो आपने पहले कहा था। ये 1 लाख आएगा, ये कैसे आएगा फिर? और ये आएगा तो आप खुद ही गलत कर रहे हो ना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैलेंस शीट की जो एसेट्स होती है वो बराबर होती है लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये दोनों बराबर होगी तो ये आपकी लायबिलिटी एसेट्स कंप्लीट होगी, या एसेट्स बैलेंस शीट की साइड में जो टोटल हायरार्की है या बैलेंस शीट तुम्हारी सही होगी। यहाँ 80,000 दिखा रखा है और यहाँ 1 लाख दिखा रखा है, बताओ डिफरेंस तो यहीं पे आ गया, तो फिर ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत समझ गया। कोई बता रहा है सर 80,000 रुपये आएगा और 80,000 रुपये भी इधर आएगा। मुझे यहाँ पे बताओ ये जो 80,000 रुपये आएगा, ये 1 लाख से ये 20,000 रुपये जो तुम्हारा कम हो रहा है एसेट्स, ये किस बात का हो रहा है? ये एसेट्स किस बात का हो रहा है, ये बताओ। इस एंट्री से मुझे बताओ कि एसेट्स कोई ऐसा कोई अकाउंट है जो एसेट साइड में आएगा? मैंने एक ही बात बोली थी कि दोनों साइड, दोनों है ना लाइबिलिटी साइड में आएंगे। सर रिटेन अर्निंग भी डिविडेंड अपनी किस में आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है, और डिविडेंड पेबल भी हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है। डिविडेंड पेबल भी हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है, जिसका हमें विद इन 10 डेज या 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है। तो बताओ इस एंट्री से अपनी एसेट्स कैसे इफेक्ट होगी, ये बताओ, जल्दी बताओ, सोच के बताओ कि इस एंट्री से हमारा 1 लाख से एसेट्स 80,000 रुपये कैसे आएगा फिर? 80,000 रुपये कैसे आएगा? सर कंफ्यूजन कर दिया पूरा का पूरा। अब समझ ही नहीं आ रहा 80,000 बोले या 1 लाख बोले। 80,000 इधर हो गया, 1 लाख इधर हो गया, तो हम कहेंगे कि बैलेंस शीट की टोटल बराबर नहीं है। और 80,000 हो गया और 80,000 इधर डाल दें तो बताओ एसेट साइड की टोटल में एसेट्स के ऊपर कैसे फर्क पड़ा? दोनों साइड 1 लाख आएगा। सुरेश कह रहा है कि दोनों साइड सर 1-1 लाख रुपए आएगा। मतलब सुरेश अब एग्री कर रहा है कि सर अपने ये जो आपने 1-1 लाख रुपए पहले बैलेंस दिखाया था, इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। कहने का मतलब सुरेश कह रहा है कि इस एंट्री से सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इज इट राइट? इज इट राइट? 20,000 का लॉस दिखाना है, 20,000 का लॉस दिखाना है, तो सुरेश 20,000 का लॉस भी दिखाओगे ना, तो भी वो लॉस अपनी बैलेंस शीट में तो जरूर आएगा। ऐसा तो होता नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर लो, बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जो ईयर एंड में एक डेट पे बनाई जाएगी, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका सारा इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर जरूर होगा, सारा इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर जरूर होगा।
ठीक है, इस एंट्री को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूँ। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट होती है। हाँ सर, ठीक है, इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट होती है। इस तरफ हम दिखाते हैं अपनी एसेट साइड और इस तरफ दिखाते हैं हम लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ओके। एसेट साइड में सबसे पहले हम दिखाते हैं हमारे पास करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स में होता है कैश, कैश इक्विवेलेंट, फिर आ गया हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल, फिर हो गया हमारा इन्वेंट्री। ठीक है, हमारा इन्वेंट्री हो गया सर। और यहाँ पर और क्या क्या आ जाएगा, और कोई फंड दैट आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर करंट पर्पज, ये अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। हाँ सर, इस तरफ आएगा नॉन करंट एसेट्स, हमारा आ गया यहाँ पे प्रॉपर्टी, आपने दिखा दी अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट, ठीक है, इक्विपमेंट, कंपनी के इक्विपमेंट आ गए, कंप्यूटर आ गया कंपनी का, लैपटॉप आपके जितने भी हो सकते हैं, या और भी एक्सेट्रा जो लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देने वाले हैं, ये आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, फिर इस तरफ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, यदि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी कौन सा, लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला करोगे तो यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यदि शॉर्ट टर्म में करोगे तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म में करोगे तो अलग से इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हो। सर फिर इसकी होती है हमारी टोटल, इसकी होती है टोटल, यहाँ पे हम टोटल करेंगे। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास एसेट साइड होती है। सर लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स कैसे आएगा, लाइबिलिटी साइड में अपने आप में एक लाइबिलिटी होती है, ये अपने आप में एक लाइबिलिटी हेड होता है लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी में नॉन, एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या दिखाते हैं सर, जिनका पेमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर हमारी वर्किंग कैपिटल के साथ में करना है, या अपन केस में से करना है, तो आप बोलोगे सर करंट लाइबिलिटी, या कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट करके भी कर सकते हो। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में क्या आ गया सर, अपने दिखा दिया यहाँ पे अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, वेजेस का मतलब हमारी सैलरी पेबल जिसका हम पेमेंट करने वाले हैं। फिर आ गया हमारे पास डिविडेंड पेबल, जिसका हमें डिविडेंड का पेमेंट करना है, डिविडेंड पेबल। सर टैक्स पेबल, आपका कोई टैक्स पेंडिंग है वो पेमेंट आ गया, टैक्स पेबल हो गया। या आप कह सकते हो सर कोई रेंट का पेमेंट बाकी है तो रेंट आउटस्टैंडिंग, आपका कोई रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। ठीक है, और पेबल का मतलब भी होता है बकाया हमें फ्यूचर में देना है, ये होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम होते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई आइटम इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, देखो ये सर यहाँ पे ये हमेशा आते हैं। कैसे आते हैं, देखो हमारा साल खत्म होता है, कब खत्म होता है, 31 दिसंबर को। हाँ सर, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है। हाँ, लेकिन उस महीने का बिल अगले महीने में आएगा ना, दिसंबर का बिल अगले महीने जनवरी में आएगा। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम आगे जिसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस महीने का खर्चा है ना उसी महीने में बुक करो। क्या कहता है, जिस महीने का एक्सपेंसेस है उसी महीने में करो, उसी महीने में करो। यदि आपने दिसंबर मंथ में वो खर्चा करा है, आपने भी पेमेंट कराया या नहीं करा वो बात की बात है, यूज आपने दिसंबर मंथ में करा है, बोले हाँ, तो आप ना उसकी एंट्री दिसंबर मंथ में ही दिखाओ। सर हमने तो पेमेंट ही नहीं करा, आउटस्टैंडिंग दिखा दो, बकाया दिखा दो, तो इसलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पेबल। यहाँ पे दिखाना चाहो तो आप दिखा दो इलेक्ट्रिसिटी पेबल, आपका पेबल वाली एंट्री कर दो। क्योंकि ये आप पेमेंट कब करोगे, आप 31 दिसंबर कंप्लीट होने के बाद 10-15 जनवरी को ही करोगे, क्योंकि जब वो बिल आएगा 2 तारीख को बिल आएगा, तो 2 तारीख को बिल आएगा तो आपके पास अमाउंट का पता चल जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड, यस, सोर्स डॉक्यूमेंट से हमें पता चलेगा कि बिल कितना आया, बोले 1100 रुपये का बिल आया, तो ये कौन से महीने का आया, बोले दिसंबर मंथ का आया, तो आप दिसंबर मंथ में जाके एंट्री कर दो कि 31 दिसंबर को ये बिल पेंडिंग था और इसका पेमेंट हम 7 जनवरी को करने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट पेंडिंग हो गया और ये आप 7-8 दिन में पेमेंट करोगे तो ये करंट लाइबिलिटी हो गई। हाँ सर, सर नॉन करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी होगी, तो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी में हो गया बैंक लोन,
कि जो आपने बैंक लोन ले रखा है वो लंबे टाइम तक चलेगा। आपने किसी को वारंटी दे रखी है 5 साल की, तो वारंटी की लाइबिलिटी आपकी आएगी। हाँ सर। या मान लो आपने कोई डिवेंचर दे रखा है या बॉन्ड दे रखा है, बॉन्ड पेबल, जो बॉन्ड होते हैं वो भी 5-10 साल के लिए होते हैं, ठीक है सर। या मान लो कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने ले रखी है, वो सर नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएगी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आता है, ये देखो ये वाला ए पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं ए, और इसके जस्ट नीचे ही दिखाएंगे हम बी, और उसका नाम होता है शेयर होल्डर इक्विटी। इसको बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी, इसको बोलते हैं मालिकों का पैसा, मालिकों का पैसा, ठीक है। मालिकों का पैसा, मालिकों का पैसा, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी को बोलते हैं सर मालिकों का पैसा, ठीक है। सर बॉन्ड क्या है? बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का मतलब होता है कि आप है ना क्या करते हो, आपकी कंपनी बॉन्ड बनवाती है, आप किसी को बॉन्ड देते हो और उसके बदले पैसे ले लेते हो, ठीक है। उसके बदले पैसे ले लेते हो, अब वो बॉन्ड आपने मान लो 10 साल के लिए 5 साल के लिए उसको दे रखे हैं, उसके ऊपर ब्याज भी दोगे आप, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे, मतलब एक एग्रीमेंट कॉपी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो पेपर है वो 1,000 रुपए का है, और इसका कंपनी आपको साल का 5% इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है। और ये 5 साल बाद में आपको कंपनी आपके 1,000 रुपये वापस लौटा देगी। सर इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें लगेगा किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लो, तो अभी आप 1,000 रुपये उसको दे दोगे, हाँ, हर साल आप उससे ब्याज लेते रहोगे, और जैसे ही 5 साल खत्म होंगे या 10 साल, जो भी बॉन्ड का टर्म्स होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, जो भी होता है, उसके बाद में आप वो बॉन्ड वापस कंपनी को दे दो, और कंपनी वो जो आपका प्रिंसिपल था ना वो आपको वापस लौटा देगी। तो बैठे बैठे आपने इंटरेस्ट कमा लिया इसका, तो वो कंपनी की लाइबिलिटी तो हुई ना, कि भाई कंपनी ने तो बॉन्ड कागज दिया है, कंपनी ने उसके बदले पैसे ले लिए, तो पैसे ले लिए तो एक दिन तो वापस चुकाने पड़ेंगे पैसे, तो एक दिन चुकाने पड़ेंगे, कितने दिन बाद में सर? 20 साल बाद में चुकाने, तो इसलिए वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई सर। वो लंबे टाइम के लिए हमें ये एक जरिया होता है, कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है ना तो उसको पैसों की जरूरत होती है, अंडरस्टैंड। कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसको पैसों की जरूरत होती है, तो वो पैसे कहाँ से ला सकती है? या तो बैंक से लोन लेगी, या लोगों से उधार लेगी, या कोई बॉन्ड इशू करेगी मार्केट के अंदर, या अपने कंपनी के शेयर इशू करेगी। तो ये तरीके होते हैं पैसे लेने के, ठीक है, आईपीओ करके, है ना। ये आईपीओ करके अपने पैसे लेके आती है, फिर अपने बिजनेस में लगाती है फिर, ठीक है। शेयर होल्डर से पैसे लेगी और फिर बिजनेस में लगा लेगी, बिजनेस को बढ़ाएगी, और जैसे ही मान लो प्रॉफिट कमाएगी, अपने शेयर होल्डर को वापस डिविडेंड देगी, ठीक है, अपना उनका प्रॉफिट करके देगी। तो इस तरीके से होता है। तो ये जो है ना, अब मान लो आपने एक कंपनी में पैसा लगाया, रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया, तो आप उस कंपनी के मालिक हो गए। लेकिन सिंपल सी बात है ना, कि आपका पैसा है वो, तो रिलायंस को आपने दे रखा है, तो रिलायंस की तो लाइबिलिटी होगी ना कि आपको एक दिन वापस पेमेंट करे, ठीक है, क्योंकि आपने उनको दे रखा है, तो उधार में तो दिया है ना। ऐसा थोड़ी है कि चलो ठीक है मन मर्जी आ गया यूज कर लो, आपने मालिक तो बने हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने एक रिलायंस कंपनी को उधार में पैसे दिए हैं। और हमें पता है सर रिलायंस कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, अपने आप में वो अपना हिस्सा रखती है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हमने उसको पैसा दिया है, तो सर वो लाइबिलिटी होती है, इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं फिर, मालिकों का पैसा, कि कंपनी की एक लाइबिलिटी है कि वो अपने मालिकों का पैसा वापस लौटाए। इनमें क्या क्या आता है सर? तो इनमें आता है एक तो कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक मतलब आपने जो शेयर खरीदा था, आपने जो शेयर खरीदा था, वो जो पार वैल्यू अपन पढ़ रखे थे ऑलरेडी, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं अपन। पार वैल्यू के ऊपर कैपिटल स्टॉक दिखाओगे। फिर एडिशनल पेड अप इन कैपिटल अकाउंट, आपने जो एक्स्ट्रा पे करा है इसको हम बोलते हैं एडिशनल एडिशनल पेड अप इन कैपिटल, पेड अप इन कैपिटल, या आपने जो एडिशनल पेमेंट करा है वो आ गया। ये हमें पता है कि पार वैल्यू से हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देते हैं वो पेड अप इन कैपिटल में आएगा। सर रिटेन्ड अर्निंग, सर रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? जो मालिकों का ये जो प्रॉफिट होता है वो एक जगह होके इकट्ठा पड़ा रहता है ना, उसको बोलते हैं हम रिटेन अर्निंग। गल्ला गल्ला जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है गल्ले में, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास, आई 3 आइटम ही ले लो सर, इनकी टोटल
तो अब करोगे सर ए प्लस बी, ये बी की टोटल और ये ए की टोटल, इन दोनों को मिला के यहाँ पे हम टोटल करते हैं, और ये हमारे पास ये टोटल, इसकी टोटल, ये दोनों मैच होनी चाहिए, ये दोनों मैच होनी चाहिए, तभी जाके बैलेंस शीट ठीक होगी। यदि मैच है तो आपकी बैलेंस शीट राइट है, आपकी बैलेंस शीट राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। बैलेंस शीट राइट है, नहीं तो नहीं तो गलत की है, नहीं तो आपने, नहीं तो गलत है, नहीं तो आपकी गलत है, मतलब आपने दोनों साइड की टोटल मैच करा दी तो सही है, नहीं तो गलत है। ओके, चलो, अब मैंने आपको बताया, एक एंट्री करवाई थी, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट 20,000 और डिविडेंड पेबल इज 20,000। ये आपने एंट्री, एंट्री तो समझ में आ गई ना सर? एंट्री कब करेंगे? जिस दिन मुकेश बाबा अपनी मीटिंग बुलाता है उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिस दिन मुकेश बाबा अपनी मीटिंग बुलाता है उस दिन की हम बात कर रहे हैं। मुकेश बाबा ने जोर से बोला कि भाइयों, जिसके पास एक शेयर है उसको हम 2 रुपए डिविडेंड देने वाले हैं। उसी टाइम मैनेजर ने फोन कर दिया अपने अकाउंटेंट को कि बेटा जल्दी से एक एंट्री पास कर दे, हमारे बाबा ने यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या करा है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर करते ही रूल है कि डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर करते ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई और आप ये एंट्री डाल दो। डिविडेंड कहाँ से देंगे सर? अपने गल्ले में से देंगे सर। तो गल्ले को डेबिट कर दो। क्यों सर? गल्ला हमेशा क्रेडिट, देखो ये डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट अकाउंट होता है और ये हमारा क्रेडिट अकाउंट होता है, ठीक है? अब क्रेडिट को कम करना है, देखो यहाँ पे गल्ला कहाँ पड़ा है, ये रहा। इसका मतलब गल्ले का बैलेंस कौन सा होता है? गल्ला क्रेडिट में रहता है सर, ठीक है? गल्ला क्रेडिट में पड़ा रहेगा। अब गल्ले को कम करना है तो गल्ले को डेबिट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? गल्ले को कम करना है, यदि गल्ले को कम करना है क्रेडिट से, यदि क्रेडिट में हमारे पास, यदि मैं आपको बोलूँ क्रेडिट में गल्ले का पैसा 1 लाख पड़ा है, तो आपको इसमें से 20,000 रुपये कम करने हैं, तो आप बोलोगे सर डेबिट कर दो, 20,000 रुपये उल्टा कर दो, तो ये सर 20,000 रुपये बचेगा, तो क्रेडिट का वापस 80,000 रुपये बच जाएगा। सिंपल सी बात है, यस या नो? हाँ सर, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे रिटेन अर्निंग को सर वापस, क्योंकि गल्ले का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको हम डेबिट कर देंगे तो यहाँ पर गल्ला कम हो जाएगा, ठीक है? फिर सर आप 20,000 रुपये की लाइबिलिटी जो डिविडेंट है उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा ना थोड़े दिन में। बोले हाँ। तो ये करंट लाइबिलिटी होगी? बोले हाँ। तो इसका अकाउंट बनाओ और इसको करंट लाइबिलिटी के साइड में दिखाओ, डिविडेंड पेबल। एवरीवन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ये डिविडेंड पेबल आ गया और यहाँ गल्ला हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि इसकी टोटल 1 लाख है और इसकी भी टोटल 1 लाख है, और इस एंट्री से क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? गल्ला 20,000 से कम हो रहा है, यहाँ गल्ला 20,000 से कम हो रहा है। हाँ सर, यहाँ गल्ला आपका 20,000 रुपये से कम हो रहा है। आप यहाँ पे दिखाओगे सर 20,000 रुपये से कम हो रहा है, तो आपका 1 लाख से 80,000 रुपये हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसी एंट्री के साथ गल्ला तो 20,000 से कम हो रहा है, लेकिन हमारा डिविडेंड पेबल तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं लाइबिलिटी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना अपन को। अच्छा, ये बात हुई है, मतलब कि डिविडेंड पेबल इंक्रीज हो जाएगा और गल्ला डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब 20,000 नेगेटिव है और ये 20,000 पॉजिटिव है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? टोटल लाइबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसको लिखो इसके ऊपर कि सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? टोटल, टोटल लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कि सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कोई बोले कि बताओ सिर्फ ओनली लाइबिलिटी, ये जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको भी हम टोटल लाइबिलिटी कहते हैं, इसको भी हम टोटल लाइबिलिटी कहते हैं, और इसको बोलते हैं टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है? मैं पूछूं सिर्फ ओनली फॉर टोटल लाइबिलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यस, टोटल लाइबिलिटी सर यहाँ 20,000 से इंक्रीज हो गई। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं टोटल लाइबिलिटी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे कि सर टोटल लाइबिलिटी साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल जो लाइबिलिटी, सिर्फ करंट लाइबिलिटी और करंट जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसकी टोटल में तो सर फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से। ओके, ये तो सर समझ में आ गया। तो सर यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, आगे और लिखना पड़ेगा कि सिर्फ, कि यहाँ पे सिर्फ टोटल
करंट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, फर्क पड़ेगा। एंड इक्विटी पर भी फर्क पड़ेगा, और इक्विटी पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उल्टा सुल्टा होने की वजह से टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो दोनों का नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा सर, टोटल तो 1 लाख ही रहने वाली है। बट सर एक बात पता चल गई, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमारा इक्विटी का जो पैसा है वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इक्विटी का पैसा डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर जब डिविडेंड हम देते हैं, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो सर हम जब जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उस दिन एक एंट्री जरूर पास करेंगे, और वो एंट्री ये रहेगी, ये रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन हमारे पास लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी साइड वो इंक्रीज हो जाएगी और इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके सर, ये आप एंट्री पास करोगे। चलो हमने ये पता चल गया, इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन। इसको मैंने लिख दिया डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कि सर आपने बताया कि डिक्लेरेशन के टाइम ये हो गया। ओके सर, इसके बाद एक प्रोसेस आपने बताई थी, डिक्लेयर तो हो गया, अब आता है डेट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डेट, कि हम रिकॉर्ड की डेट के ऊपर क्या एंट्री पास करेंगे। मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात है, रिकॉर्ड की डेट पे नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती बुक्स में। मजे की बात है सर, एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। सर मजे की बात यह है कि रिकॉर्ड डेट पे एंट्री नहीं होती। यहाँ पे वो जो मैनेजर वगैरह बैठे हैं ना, अपने सीए सीएमए वगैरह, वो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ ये चीज देखते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर है किस किस के पास है, किसके पास है, बस किसके पास है। यहाँ पे वो उन्होंने बता देंगे कि सर सुरेश के पास है, विजय के पास है, मुकेश बाबा के पास है। सुरेश के पास 5,000 शेयर है, विजय के पास 3,000 शेयर है, मुकेश बाबा के पास 2,000 शेयर है, बस ये हो गया। तो इनका मतलब ये हो गया, इन्होंने एक पेपर बनाया और पेपर में बना के दे दिया साइड में कि चलो ये हमारे पास शेयर है और इनको अपन डिविडेंड देने वाले हैं, ये हमारे शेयर है और इनको हम डिविडेंड देने वाले हैं। एवरीवन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? एवरीवन यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर यस क्लियर हो गया यहाँ तक कि डिविडेंड हम यहाँ पे इनको दे देंगे, राइट, इनको हम डिविडेंड दे देंगे। तो जब इनको डिविडेंड देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ डेट ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज आ जाएगी। ओके सर, डेट ऑफ रिकॉर्ड पे एक्चुअल में हमारा जो अकाउंटेंट है वो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, वो एक भी एंट्री पास नहीं करेगा। ये तो सिर्फ हम पर्चा बनाएंगे, ठीक है, ये तो पर्चा बनाएंगे, यहाँ पे लिख लो पर्चा बनाएंगे, बस पर्चा बनाएंगे बस, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे डेट ऑफ रिकॉर्ड पे। जब आप रिकॉर्ड करोगे डिविडेंड किन किन को देना है, उस दिन एंट्री पास नहीं होती। आप एंट्री सिर्फ डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन मुकेश बाबा आके जोर से चिल्ला देता है ना कि देखो हम अपने शेयर को डिविडेंड दे रहे हैं, जो हमने प्रॉफिट कमाया वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिविडेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर डिविडेंड का मतलब ही बता दो। सर डिविडेंड को लिख लो, यहाँ पे डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना टू किसको, टू शेयर होल्डर, टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्ड करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही डिविडेंड कहलाता है, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको कोई पूछे कि बताओ डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही डिविडेंड होता है। सर आपने बताया डेट ऑफ डिक्लेरेशन, फिर एक जो दूसरा हायरार्की या दूसरा प्रोसेस था वो था डेट ऑफ रिकॉर्ड। डेट ऑफ डिक्लेरेशन की एंट्री हमें समझ में आ गई, डेट ऑफ रिकॉर्ड की भी हमें पता चल गया, कुछ एंट्री यहाँ पे करनी नहीं है। तो सर लास्ट में जो बचता है, लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, लास्ट में बचता है हमारा फेवरेट की डेट ऑफ पेमेंट, इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ पेमेंट। अब आ गई बात पेमेंट करने की, कितने स्टेप हो गए सर, पहला स्टेप कहाँ है, पहला स्टेप हमारे पास ये वाला, दूसरा स्टेप कहाँ है, दूसरा स्टेप सर हमारा हुआ डेट ऑफ रिकॉर्ड पे, और तीसरा हुआ डेट ऑफ पेमेंट पे, तीन है। तो तीन हमारे पास प्रोसेस होती है। ओके सर, डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट करेंगे। एक्चुअल पेमेंट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल पेमेंट का मतलब हुआ कि हम अपना जो लाइबिलिटी है उसका हम पेमेंट कर देंगे। सर लाइबिलिटी है उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है, बताओ लाइबिलिटी क्या थी, कोई मुझे बताएगा यहाँ लाइबिलिटी क्या थी हमारी, यहाँ लाइबिलिटी क्या थी,
यहाँ लाइबिलिटी क्या थी, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या थी सर, लाइबिलिटी थी कि हमें डिविडेंड का पेबल जो है उसका पेमेंट करना है ना। हमने तो ये 20 सितंबर को एंट्री करी थी, ये तो हमने 20 सितंबर को एंट्री करी थी, और हमने बोला था कि भाइयों 20 सितंबर को हम ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में आपको जिनके पास एक शेयर है उसको 2 रुपये डिविडेंड देने वाले हैं। सर कौन सी डेट पे देंगे, तो यहाँ पे भी बताया था हम 7 अक्टूबर या 7 कब लिखा था अपने, 7 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के आसपास हम उसको डिविडेंड का पेमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था ना। यहाँ पे ये रहा सर, हम यहाँ पे इसको 6 अक्टूबर कर लेते हैं कि 6 अक्टूबर को हम पेमेंट करेंगे। तो 6 अक्टूबर को हम करेंगे, निश्चित विजय स्पेलिंग गलत है, तो 6 अक्टूबर को जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6 अक्टूबर को हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर पेमेंट किस बात का करेंगे सर, यहाँ पे हम डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं। सर डिविडेंड हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना सर, डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, डिविडेंड हमारी लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है। इसका मतलब अब इसको हटाना है, हटाना है तो हम इसको वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एवरीवन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिविडेंड जो ऊपर अकाउंट बनाया था लाइबिलिटी साइड में, डिविडेंड पेबल क्रेडिट करा था, अब इसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितने से, 20,000 से डेबिट कर देंगे। ओके सर, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से क्या जा रहा है सर, केस जा रही है, केस जाने का हमारा थंब रूल क्या था, केस जाना सर रियल एसेट्स होता है, रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का थंब रूल क्या था कि सर हमारे पास व्हाट्स कम्स डेबिट, व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है वो क्रेडिट कर देंगे। सर यहाँ पे पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब थंब रूल कह रहा है जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। सर हमारे पास कैश जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा वो क्रेडिट कर देंगे, इट्स 20,000। ओके, ये हमारा 20,000 हो गया। अब देखो आप एक्चुअल में ये डिविडेंड का पेमेंट हो गया, हाँ ये डिविडेंड डेबिट हुआ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, सर ये खाता तो क्लोज हो गया, रिटेन अर्निंग हमारा कम हो गया, प्रॉफिट हमारा कम हो गया, गल्ला हमारा कम हो गया, ये तो जाहिर सी बात होना ही था क्योंकि हमने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से करा है सर, इसको हमने यहाँ पे कैश से पेमेंट करा है। सर नेट इफेक्ट बता दो, नेट इफेक्ट, सर नेट इफेक्ट क्या होगा, यदि आप इन दोनों एंट्री को कट ऑफ करते हो तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है, उसका नाम है रिटेन्ड, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम बनता है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट टू केस या बैंक। एवरीवन आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर ये नेट इफेक्ट हो गया, नेट इफेक्ट का मतलब सर ये डेबिट हो रखा था, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रेडिट हो रखा था, यहाँ पर ये क्रेडिट हो रखा था, इन डेबिट और क्रेडिट को हटाओगे तो एक एंट्री बचती है रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट में बचता है टू केस या बैंक 20,000, और नेट इफेक्ट यही तो हो रहा है, नेट इफेक्ट यही तो हो रहा है, तो ये नेट इफेक्ट है, बट इसको नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। आप कभी भी कोई पूछे ये दिखा दो तो ये एंट्री नहीं करनी है, अपन को एंट्री प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा सर डिविडेंड देना जब देंगे तो उसका एक प्रोसेस होता है, पहले डेट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेरेशन होगा, फिर डेट ऑफ रिकॉर्ड होगा और डेट ऑफ पेमेंट होगा हमारा। सर डेट ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम मुकेश बाबा जब बोलेगा तो उसी टाइम लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और इक्विटी डिक्रीज हो जाएगा। ओके सर, डेट ऑफ रिकॉर्ड पे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा बैलेंस शीट के ऊपर। यदि आपको कोई बोले कि डेट ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, बोला कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डेट ऑफ पेमेंट पे क्या होगा, अब कोई मुझे बताएगा यहाँ डेट ऑफ पेमेंट पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, बताओ। टोटल एसेट्स के ऊपर ये हमारे पास एसेट्स हो गई और ये लाइबिलिटी हो गई, और मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको 1-1 लाख रुपए इसकी टोटल। अब मुझे यहाँ पे बताओगे कि ये एंट्री जब पास करेंगे तो टोटल एसेट्स के ऊपर फर्क आएगा और टोटल लाइबिलिटी के ऊपर फर्क आएगा या नहीं आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी से बता दो, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी से बता दो, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पे। एवरीवन, एवरीवन, एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। एवरीवन, एवरीवन मीन्स एवरीवन, ठीक है। तो सर यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, राइट, एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी।
करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। दोनों डेबिट का मतलब क्या हुआ? दोनों डेबिट का मतलब क्या हुआ? डेबिट का मतलब विजय क्या था? डीआर का मतलब डिक्रीज ना। विजय ने बोला सर दोनों ही डिक्रीज हो जाएगी। कोई लॉजिक लगा पा रहा है? कोई लॉजिक लगा पा रहा है? सीएमए वालों लॉजिक पता चल रहा है? तुमसे बढ़िया तो एफएमए वाले आंसर ढंग से दे रहे हैं। विजय कह रहा है सर दोनों ही डिक्रीज हो जाएगी। डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो लाइबिलिटी कम हो गई यहाँ पे। हमारे एक 20,000 की लाइबिलिटी पड़ी थी, उसका हमने पेमेंट कर दिया, तो लाइबिलिटी साइड कम हो जाएगी। हाँ, और किस में से करा सर? केस में से करा, तो केस गया हमारी जेब से, तो ये भी तो कम हो गया। ये भी तो कम हो गया। सुरेश यहाँ पे देखो, केस क्रेडिट हुआ है ना कि डेबिट। डेबिट होता तो केस इंक्रीज होता है, क्रेडिट हुआ है इसका मतलब केस डिक्रीज हुआ है, केस हमारी जेब से गया है। केस हमारी जेब से गया है, तो यहाँ पे सर दोनों साइड क्या हो रही है? यहाँ पे दोनों साइड डिक्रीज हो रही है। दोनों साइड डिक्रीज हो रही है। कहने का मतलब क्या था, कोई मुझे बताएगा? कि सर डेट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, जब हम डिक्लेरेशन करेंगे उस टाइम तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा टोटल लाइबिलिटी के ऊपर, एसेट्स को तो कोई मतलब ही नहीं है। जब हम डिक्लेयर करेंगे, देखो आ जाओ फटाफट वापस, जब हम डिक्लेयर करेंगे तो ये दो अकाउंट ही हिट होंगे, और ये एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा रिटेन अर्निंग यहाँ पे कम होगा, और लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। नेट इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। एसेट साइड के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड का पिलर में नेट इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा है। नेट इफेक्ट आप देखोगे तो जीरो इफेक्ट है, लेकिन आप पर्टिकुलर अकाउंट में जाओगे तो आपको पता चलेगा। बट जब पेमेंट करेंगे तो सर वहां पे एसेट्स भी इफेक्ट करेगी। क्यों करेगी? कि सर पेमेंट कर रहे हैं, जेब से पैसा जा रहा है। जब जेब से पैसा जाएगा तो आप क्या करोगे? एसेट्स को कम करोगे, और लाइबिलिटी भी तो चूक रही है ना आपकी। कोई पैसा मांग रहा था आपसे, उसको आपने चुका दिया, चुका दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ सर? लाइबिलिटी भी कम हो गई है हमारी। तो दोनों ही यहाँ पे कम हो रहा है। एवरीवन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीएमए वालों पता चला कि नहीं चला कि यहाँ पे जब डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो भी आप लोग ऐसे ही कर रहे हो? तो भी आप लोग ऐसे कर रहे हो कि सर इंक्रीज हो रहे हैं। तुमसे बढ़िया तो एफएमए वाले आंसर दे रहे हैं। सुनीता, निशिराज, क्या कर रहे हो? इंक्रीज इंक्रीज लगा के बैठे हो। कैसे इंक्रीज होगा? थोड़ा इफेक्ट तो देखो यहाँ पे, डेट ऑफ पेमेंट का और डेट ऑफ डिक्लेरेशन का क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, यस विजय प्लीज। यस विजय, क्या पूछ रहे हो? नेट इफेक्ट नहीं आया समझ में? नेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है निशरा? नेट इफेक्ट का मतलब ये होता है, सॉरी विजय, कि आपने कोई आइटम डेबिट होगा, मतलब डेबिट का मतलब क्या हो रहा है? जैसे मान लो ये लाइबिलिटी साइड है आपकी, ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई। हाँ, अब इसमें करंट लाइबिलिटी हो गया और नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। मैं कह रहा हूँ करंट लाइबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, और नॉन करंट लाइबिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है? इसकी टोटल में मैं कह रहा हूं 20 रुपए से आपका इंक्रीज हुआ और 20 रुपए से आपका डिक्रीज हुआ, तो बताओ यहां पर कोई इफेक्ट आएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये 20 रुपया माइनस 20 रुपया करोगे सर जीरो। जीरो का मतलब नेट इफेक्ट इज जीरो हो गया, कोई इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, टोटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करंट लाइबिलिटी के ऊपर फर्क देखना है सिर्फ, तो करंट लाइबिलिटी सिर्फ 20 रुपए से इंक्रीज हो गई, ये पता चल रहा है। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई 20 रुपए से। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव अकाउंट में तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट ओवरऑल इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर लिख दो, नॉट लिख लो, नॉट डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कि हम जब डिक्लेरेशन करते हैं, डेट ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम रिटेन्ड अर्निंग सर कम होगी, मतलब डिक्रीज होगी एवरीवन, और हमारी जो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये इंक्रीज होगी, ठीक है। और नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट डाल दो, इफेक्ट कुछ, कुछ ही नहीं होगा, है कुछ ही नहीं होगा, है ना, वो लिख दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिख दो नो इफेक्ट, नेट इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी सेम, टोटल इक्विटी और लायबिलिटी सेम। सर एक बात बताओ, एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? लेना देना भी नहीं है, मतलब कोई लेना देना भी नहीं है। एसेट साइड में जाना ही क्यों है? एसेट साइड में जाना ही क्यों है भाई? आप जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और करंट डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट्स का कोई आइटम आया ही नहीं, तो लेना देना ही नहीं है फालतू में, तो उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, तो यहाँ पे डाल दो नो इफेक्ट। उस पर तो पैसा इफेक्ट ही नहीं है, बात ही जो करेगा वो बेवकूफ़ है, जो बात ही करेगा वो बेवकूफ़ है। सर इसमें कंफ्यूज कैसे करें? इनको कंफ्यूज करो, ऐसे पूछोगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन जब हम करेंगे डिविडेंड का, तो बताओ एसेट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एसेट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एसेट्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, एसेट्स कम होगी डिक्रीज होगी, वो कुछ भी आंसर देगा। बस उसको बोलो भाई लेना देना है क्या, डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री क्या होती है, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू हम करेंगे डिविडेंड पेबल। सर पूरी की पूरी एंट्री दूसरे पिलर की साइड हो रही है, तो यहाँ तो इफेक्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हाँ चलो सर ये तो समझ में आ गया। फिर आता है पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस आ रहा है रिकॉर्ड डेट। सर मजे की बात, मजे की बात, बैठ के चाय पियो, यहाँ पे लिख दो बैठ के चाय पियो, चाय से लिखते हैं चाय पियो, पी ओ, ठीक है, नो एंट्री। सिर्फ बैठ के चाय पी के बस पेपर बना लो एक, कि अपन इलेक्शन विलेक्शन कहाँ लड़ना है, ये बता दो बस, नो एंट्री। ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बस यही देखा जाता है किन किन के पास शेयर है और किन किन को पैसा देना है, बस उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिकॉर्ड। इस पे कोई एंट्री पास नहीं होती, तो एंट्री जब पास नहीं होगी तो बैठ के चाय पीना है, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट, हम 3 स्टेप पे काम करते हैं, हाँ सर। डेट ऑफ पेमेंट, सर डेट ऑफ पेमेंट पे क्या करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट पे हमारे पास एक तो होता है डिविडेंड, जो हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, या ऐसे लिख दूं आगे कि यहाँ पे लिख दूं डिविडेंड, डिविडेंड पेबल जो था आपका, डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगा कि आपने इसका पेमेंट कर दिया, हाँ सर। दूसरा आपका क्या है, कैश से पेमेंट करोगे, कैश या बैंक से करोगे, तो ये आपका करंट एसेट्स हो गया सर, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, हाँ सर ये भी डिक्रीज हो जाएगा। सर यहाँ पे रिटेन अर्निंग पे कोई फर्क पड़ेगा? सर एंट्री होती ही नहीं है, नो इफेक्ट। यहाँ पे रिटेन अर्निंग तो अकाउंट हिट ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नो इफेक्ट। तो कहने का मतलब सर ओवरऑल, ओवरऑल दोनों साइड एसेट्स और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, एसेट्स और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी ओवरऑल। ओवरऑल जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारी एसेट्स हो गई और ये हमारी लाइबिलिटी होगी, ये जो टोटल लिखेंगे हम, ये ओवरऑल दोनों ही डिक्रीज होगी, मतलब ये भी कम होगी और ये भी कम होगी, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, दोनों डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है हमारा डिविडेंड देने का तरीका, डिविडेंड देने का तरीका और उस डिविडेंड की सही तरीके से अकाउंटिंग करना, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ट्रिकी क्वेश्चंस डालता हूँ मैं आपको, और फिर उसको अच्छे से हम समझे, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है? एंट्री समझ नहीं आई नेट इफेक्ट की, देखो विजय क्या होता है, सपोज करो कोई आइटम यदि डेबिट होता है, ठीक है, और इसको खत्म करना है ना, तो आपको कोई आइटम क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो आपने यदि ऐसे लिखते हैं ना, सुरेश को 500 रुपये दिए, आपने सुरेश को 500 रुपये दिए, तो अब एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री क्या करोगे, सुरेश को दिए तो सुरेश अकाउंट कौन है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का मतलब थंब रूल क्या था कि रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट। यहाँ रिसीव कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है, तो सुरेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 500 रुपये। फिर अपन देख रहे हैं क्या दिया, कैश दिया, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का थंब रूल क्या होता है, व्हाट्स कम्स डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो हम कहेंगे सर कैश क्रेडिट कर देंगे 500 रुपये, ये एंट्री आपने कर दी। अब मान लो दूसरे दिन सुरेश ने आपको वापस पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो आप क्या करोगे, ऐसे करके सर इसको काटापेटी कर दोगे, ऐसे इसको काटापेटी करोगे? आंसर इज नो, यहाँ पे काटापेटी नहीं चलती है, अकाउंट्स में काटापेटी नहीं होती है कि आप पुरानी एंट्री आगे डिलीट मार दो, डिलीट नहीं। ये आपने कब दिया था, 1 जनवरी 2024 को दिया था, लेकिन सुरेश ने यहाँ पे 5 जनवरी 2024 को वापस देता है,
तो ये एंट्री कट नहीं कर सकते ना, आपके पास ट्रांजेक्शन तो होना चाहिए ना, मैंने कब दिया और इसने वापस कब लौटाया। तो अब सुरेश से आप पैसा मांग नहीं रहे हो, बट यहाँ सुरेश से पैसा मांग रहे हो, तो सर इसका इफेक्ट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सुरेश को यहाँ डेबिट कर रखा ना, तो यहाँ पे सुरेश को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं वापस। ठीक है, सुरेश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500 से, और आपने सुरेश ने आपको कैश वापस दे दिया, तो आपके पास कैश आया, ये डेबिट हो गया 500 रुपये। तो आपने सुरेश को 500 रुपये दिए और वापस आ गए। देखिए तो ओवरऑल सर भूल जाओ ना, कोई इफेक्ट नहीं हुआ भाई, आपने 500 रुपये सुरेश को दिए, सुरेश ने आपको वापस दे दिए, तो मतलब ओवरऑल देखें तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। बट एंट्री तो इस तरीके से करोगे ना, तो जो नेट इफेक्ट होता है, ये डेबिट हो रहा है, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट डेबिट से कट गया, क्रेडिट क्रेडिट, ये जो केस है क्रेडिट हो रखा था, यहाँ डेबिट हो रहा है, ये कट गया, ओवरऑल दोनों एंट्री कट गई है, ओवरऑल दोनों एंट्री कट गई है, तो नो एंट्री बची है, नो एंट्री बची है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ। इस तरीके से हम करते हैं, इसलिए इसको ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आपको इस तरीके से एंट्रियां पास करनी है और कोई काटा पीटी नहीं करना है। पहले ऐसे होता था, पहले हम क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे कि यहाँ पे लिख के 500 रुपये दिए सुरेश को, ठीक है, ऐसे दे देते हैं। जब अपन सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते थे, ऐसे लिख देते थे। और जब पैसे आ जाते तो आप क्या करते, यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देते साइड में, यहाँ पे जमा, और इसको काट देते, इस तरीके से करते। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं सर, ये हमारी हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है, ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो पहले चलती थी वो होती थी। सर आजकल हम अपना अकाउंटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, और अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है। आपको कुछ आइटम डेबिट करना है तो कुछ आइटम क्रेडिट भी करना है, और इसका वापस यदि कोई पेमेंट आ जाता है या पेमेंट करते हैं, तो उसकी दूसरी एंट्री करके नेट इफेक्ट दिखाना होता है। इस तरीके से हम नेट इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। ओके, आई होप सो, एंड आपको समझ में आया होगा। एवरीवन, एवरीवन क्लियर है, एवरीवन, चलो, ओके।